प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग मोटर में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। पिछले 2 दिनों से क्लास आपका बंद हो गया था, ठीक है। कुछ कारण है जिसके वजह से हुआ। आज मैं पुनः क्लास ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मोटर, और मोटर का टाइप्स देख लिए थे, और उसका ईएमएफ इक्वेशन देख लिए थे, और उसके बाद उसका पावर इक्वेशन देख लिए, है ना, वोल्टेज इक्वेशन देख लिए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब अगला पड़ाव पे हम लोग चलेंगे, तो हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, है ना। मतलब टॉर्क का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग क्या करें, इंक्लूड कर दे रहे हैं, है ना, ऐड कर दे रहे हैं। उस सारा फोर्स क्या करेगा, उसको घुमा देगा। टॉर्क क्या है? टॉर्क कुछ नहीं, एक टर्निंग मोमेंट है। टॉर्क क्या है? टर्निंग मोमेंट है ना। हिंदी में टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। बल एवं लंबवत दूरी, बल की दिशा में लगा गया लंबवत दूरी है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, और हेडिंग लगाइएगा आप लोग। हेडिंग लिखाइएगा टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन। तो आइए टॉर्क इक्वेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम चर्चा करें पावर का। किसका चर्चा करेंगे? पावर का। पावर। पावर इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे, वर्क डिवाइड बाई टाइम। ऐसा कुछ पढ़े होंगे। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, है ना। वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो अब इस वर्क बराबर भी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसके सामने चलते हैं। वर्क हम देखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस में एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना, लंबवत दूरी। डिवाइड बाई टाइम। ध्यान से देखिएगा, यदि फोर्स, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस बाई टाइमिंग हमें क्या देगा? डिस्टेंस बाई टाइमिंग हमें क्या देगा? तो याद करिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाई टाइमिंग हमको वेलोसिटी दे देगा। ध्यान से देखो, ऐसे तो हम डिस्टेंस बाई टाइमिंग में एक्चुअली जो फार्मूला यदि फिजिक्स के माध्यम से देखें तो स्पीड होगा, जिसको चाल बोलते हैं। विस्थापन बटा दूरी जब होता है ना, तब वेग कहलाता है। लेकिन आपको मीनिंग सिर्फ समझना है ना। हम को रिलेट करने वाले हैं, एक ऐसा इक्वेशन देने वाले हैं कि आप उसको याद रखिएगा, वो सभी जगह काम देगा, ठीक है। तो उससे को रिलेट करके हम देने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा घबराना नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये गलत सलत लिख दिए हैं। तो गलत नहीं लिखे हैं, मीनिंग को सिर्फ समझिएगा, ठीक है। फोर्स को फोर्स रहने देंगे, और डिस्टेंस बाई जो टाइमिंग है, यहाँ पर वेलोसिटी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी। यानी यानी पावर का जो फार्मूला हो गया, पावर का जो फार्मूला हो गया वेलोसिटी इनटू फोर्स। यानी कि बल को और वेग को गुना कर देंगे तो हमको पावर मिल जाएगा। ये हम जनरल तौर पे ऐसे जानते हैं, जनरल तौर पे ऐसे हमको मालूम है, परिचित है। लेकिन यदि हम टॉर्क की बात करेंगे, यदि हम टॉर्क की बात करेंगे, तो ध्यान देंगे, हम लिखेंगे ऐसे, पावर यानी पी, पावर यानी पी, वेलोसिटी की जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा। और यहाँ पर जो फोर्स है, वो बहुत सारा फोर्स लग रहा है, सही फोर्स को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे टॉर्क बोलेंगे, है ना। ऐसा टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं? टी। यानी यानी ये टी क्या है? टॉर्क। अच्छा चलिए हम इसको पूरे इस प्रकार से लिख देते हैं। पावर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी
इनटू टॉर्क। तो पावर को तो हम पी से डिनोट कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और टॉर्क को टी से। ये आपका हो गया इक्वेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और टी का मतलब टॉर्क। आया समझे? ध्यान से मेरी बात को पहले इस स्लाइड को बढ़िया से समझ लीजिए। हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको टॉर्क इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अब मोटर में आप, है ना, सप्लाई दिए, कुछ लॉस हुआ, आर्मेचर के पास पावर डेवलप हो चुका है ना। अब वह पावर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा शाफ्ट की ओर, है ना। और जब आर्मेचर में आपका पावर डेवलप हो गया है, वहाँ फोर्स हो चुका है, वहाँ पे उसको घुमाने के कगार पे है, दैट मीन्स वहाँ पे टॉर्क लगने को है। तो वही टॉर्क इक्वेशन हमें देखना है और टॉर्क हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उस टॉर्क को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में पीछे की कहानी को देखना चाहेंगे। तो चीज़ों को समझने के लिए हम जानते हैं कि पावर जो होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है ना। इसमें देखो कोई मीनिंग का ज़्यादा खेला नहीं है, ऐसा नहीं समझना। पावर होने शक्ति हो गया, वर्क मतलब कार्य हो गया, है ना। कार्य पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट समय में, है ना। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और कार्य को आप लोग जानते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे, कार्य निकल जाएगा, है ना। वर्क डन बराबर लिखते हैं ना, एफ इंटू एस। फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइमिंग। और डिस्टेंस टाइमिंग को हम लोग यदि देखते हैं फार्मूला में, तो वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसी वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये जो फार्मूला लिखे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो फार्मूला लिखे हैं, यह जो फार्मूला है ना, ये है लीनियर मोशन के लिए। लेकिन जैसे ही सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। जब सर्कुलर मोशन में आते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स लीनियर फोर्स है। लेकिन ये फोर्स और किसी एक्सिस के राउंड, ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा बात करें, मान के चलिए कि आपका यही आर्मेचर है, इस प्रकार से आर्मेचर है, इस प्रकार से क्या है, आपका आर्मेचर है। चीज़ों को समझिए, बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आपको ऐसा समझना है, आपको ऐसा समझना है। ये आपका आर्मेचर है, ये आपका क्या है, आर्मेचर है। क्या है जी, आर्मेचर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब जो है इस पे फोर्स लग रहा है, ये थोड़ा सा और आगे आएगा, मान के चलिए यहाँ से है ना, ये ओरिजिन है, रेडियस है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस दिशा में, फोर्स लग रहा है इस दिशा में। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लीजिए हम फोर्स लगा दिए, एफ। और ये क्या है, आर। तो क्या हो जाएगा, अब इसको ये फोर्स जो लग रहा है, ये घुमाने के कगार पे है ना। तो जो टॉर्क जो आप लोग पढ़ते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू इनटू ये ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। यही फार्मूला पढ़ते हैं ना आप लोग। तो इसी फार्मूला को हम चर्चा कर रहे हैं, इसी फार्मूला का हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसी फार्मूला का हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकलेगा, टॉर्क निकलेगा। क्या निकलेगा, टॉर्क निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यह जो हम पावर इक्वेशन लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, यह जो पावर इक्वेशन है लिनियर मोशन के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही सर्कुलर मोशन में हम लोग आएंगे, तो पावर के इक्वेशन ये लिखेंगे। और इस पावर में यहाँ फोर्स का जगह टॉर्क को इंक्लूड करेंगे।
यदि यह बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करिए और जल्दी से इन चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। क्लियर? तो अब देखेंगे हम लोग, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो पावर अभी देखें हम लोग कि पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा जो क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, तो 2 पाई एन स्मॉल एन इंटू टी। अच्छा, इस स्मॉल एन को थोड़ा ठीक से लिखेंगे, स्मॉल एन। ठीक है, अब आइए 2 पाई कैपिटल एन और डिवाइड बाई 60 इंटू टी। टी का मतलब टॉर्क, ये है पावर। अब ध्यान से क्या, दोनों फार्मूला को समझना है, दोनों फार्मूला को समझना है। एक फार्मूला ये हो गया आपके लिए, और दूसरा फार्मूला ये हो गया आपके लिए। तो ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेयर वेयर एन जो है, एन जो है वो किस चीज में होगा, आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड में होगा। लेकिन यहां पर हम यदि देखेंगे, वेयर एन का जो वैल्यू है, एन जो है स्मॉल में है या कैपिटल में है, दोनों का डिफरेंस है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो 60 से डिवाइड होगा। मतलब अब ध्यान से देखेंगे, इसको यदि हम और ढंग से लिखने का प्रयास करें तो हम ऐसा कुछ लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, यानी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू पी अपॉन एन। ये जो हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी को हम बोलेंगे जनरल टॉर्क इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल टॉर्क इक्वेशन। क्या लिखेंगे इसको, जनरल, जनरल टॉर्क इक्वेशन, जनरल टॉर्क इक्वेशन। मेरी बात को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ही रोचक है। ठीक है, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी आपको रटना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं, आसानी तरीका से इसको समझते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यह टॉर्क का क्या है, सामान्य इक्वेशन है। मतलब यह हो गया, यह टॉर्क जो है पावर से रिलेटेड है, टॉर्क जो है स्पीड से रिलेटेड है। अब हमको टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो जब टॉर्क आपको चाहिए तो आपको पावर भी मालूम होना चाहिए और स्पीड भी मालूम होना चाहिए। कहाँ पर का टॉर्क चाहिए, हमें आर्मेचर का टॉर्क मालूम होना चाहिए, तो आर्मेचर का पावर मालूम होना चाहिए और आर्मेचर का स्पीड मालूम होना चाहिए। आया समझ में? तो आर्मेचर का यदि पावर आपको मालूम है तो अब आइए इसको मान लेंगे, जनरल इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। अब आइए, आपको मालूम है कि जब जैसे ही जनरेटर में, सॉरी मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं, मोटर में आप सप्लाई दिए हो इलेक्ट्रिकल, तो कुछ लॉसेस हुआ है और वह पावर आगे बढ़ चुका है ना। तो वह पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर है, लेकिन ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप पावर है। कहाँ डेवलप हुआ, आर्मेचर के पास हुआ, है ना। यानी यहाँ पर यदि आप पावर रख दो आर्मेचर में, जो ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप पावर हुआ है, तो यहाँ पर का जो पावर होगा, है ना, कहाँ का पावर, यहाँ का पावर, आर्मेचर का पावर, है ना, तो आर्मेचर का टॉर्क निकलेगा। यदि आप शाफ्ट का पावर रखोगे तो शाफ्ट का टॉर्क निकलेगा। यदि यहाँ पर लॉस रखोगे, लॉस पावर लॉस रखोगे, तो लॉस टॉर्क निकलेगा। यदि यह इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो कभी टॉर्क इक्वेशन नहीं भुलाइएगा। बस इतना समझ लिया, हमको टॉर्क निकालना है। कहाँ पर का टॉर्क निकालना है जी, तो आर्मेचर का टॉर्क निकालना है। तो तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए, अच्छा आर्मेचर का हमको पावर भी मालूम होना चाहिए, है ना, और आर्मेचर किस स्पीड से घूम रहा है वो भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो आर्मेचर का पावर क्या होता है, तो आर्मेचर का जो पावर होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर होता है, लेकिन वहां पे ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप पावर होता है, ईबी इंटू आई ए, ईबी इंटू आई ए। मेरी बात को समझिएगा और ध्यान से, और नहीं तो गड़बड़ होने वाला। क्या होने वाला है, गड़बड़ होने वाला। इसका मतलब हो गया, नाव नाव अब हम यह देखेंगे कि हमको हमको चाहिए
हमको चाहिए पावर, सॉरी टॉर्क, कहाँ का, ए, टी ए मतलब आर्मेचर का टॉर्क चाहिए। अच्छा मिल जाएगा, आर्मेचर का टॉर्क आपको मिल जाएगा, लेकिन रुकना होगा। हम आपसे सवाल यह करेंगे कि आर्मेचर का पावर दे दो और आर्मेचर किस स्पीड से घूम रहा है वो बता दो, हम आपको आर्मेचर का टॉर्क दे देंगे। आया समझ में? तो आर्मेचर बोला कि देखो मेरे पास जो पावर है भैया पीएम है। पीएम का मतलब यह समझिएगा, पीएम का मतलब यह समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 मानिएगा। पीएम का मतलब यह समझिएगा कि मैकेनिकल पावर, कौन सा पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप बाय आर्मेचर, मैकेनिकल पावर। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वेयर 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 पीएम जो क्या है भाई, तो मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप बाय आर्मेचर, है ना। मैकेनिकल पावर कौन सा मैकेनिकल, तो ग्रॉस मैकेनिकल ये भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हो ग्रॉस मैकेनिकल, इसके ऊपर ये लगा दो ग्रॉस, ग्रॉस ग्रॉस मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर। ग्रॉस मैकेनिकल पावर आया समझ में? तो क्या होता है फार्मूला जी, क्या होता है फार्मूला, तो पीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है ई बी इंटू आई ए। मतलब आर्मेचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आर्मेचर की बात कर रहा है। तो आर्मेचर में बैक ईएमएफ होता है और आर्मेचर का करंट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर मिल जाएगा, कहानी हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा। टॉर्क कुछ नहीं है, टॉर्क का फार्मूला क्या लिखेंगे, तो टॉर्क का फार्मूला लिखेंगे 60/2 पाई, 60/2 पाई, पावर डिवाइड बाय स्पीड, बस हो गया। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को हम वीवीआई लगा देंगे इसलिए ताकि आप इसको याद रखिएगा, ये यदि याद हो गया बाकी टेक्निक पे चलिएगा आप। टॉर्क इक्वल टू 60/2 पाई इंटू पी डिवाइड बाई एन, पी मतलब पावर। कौन सा टॉर्क चाहिए, आर्मेचर का टॉर्क चाहिए, आर्मेचर का पावर पुट कर दो और आर्मेचर का स्पीड रख दो, मिल गया, चला हो गया। आया समझ में? शाफ्ट का टॉर्क चाहिए, कौन सा टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क। यहाँ पर शाफ्ट का टॉर्क मिलेगा आपको, लेकिन वह बताएगा कि हमको शाफ्ट का पावर पहले दो तुम। तो शाफ्ट का पावर निकालिए, शाफ्ट का पावर का मतलब आउटपुट पावर, एकदम शाफ्ट पर मिलने वाला वहां से आप यूजफुल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर शाफ्ट का पावर रखना होगा। बोलेगा कि नहीं कि लॉस हमको बतलाओ, कितना लॉस, टॉर्क में कितना लॉस हुआ, यहाँ पर रखना होगा लॉस का पावर रखना होगा। तो अभी हमारे पास हमको क्या चाहिए, आर्मेचर टॉर्क चाहिए, तो बहुत अच्छा, आर्मेचर का पावर रख दो। तो आर्मेचर का पावर क्या होता है, पीएम, है ना, हम पीएम से डिनोट कर दिए, एम इसीलिए लगाए हैं, मैकेनिकल पावर। एम लगाने का मेरा देखो नोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर कहाँ पर डेवलप होता है, आर्मेचर के पास डेवलप होता है। पावर का क्या फॉर्मूला था, वोल्टेज इंटू करंट। तो आर्मेचर के पास का वोल्टेज कौन सा लेंगे, ईबी लेंगे, ईबी, ईबी इंटू आई आर्मेचर का करंट। आया समझ में? तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए हो गया, आगे चल जाए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब कुछ है नहीं, इतना यदि समझ गए तो बहुत आसान हो गया। हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझाना है, बाकी आप लोग खुद जानते हैं और खुद आप लोग बहादुर हैं। चलिए, बहादुर लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे। देखिए थ्योरी का बहुत अच्छा से देखिए, जब हम ऑब्जेक्टिव का सेशन करा रहे हैं सुबह सुबह, है ना, 8 बजे आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कि लड़का लोग जब आप कुछ उल्टा पुल्टा दे दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा उनको, तो आप थ्योरी में इंटरेस्ट ना दिखाएंगे, थ्योरी अच्छा सा नहीं करेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, याद रख लीजिएगा, इस बात को एकदम याद रख लीजिएगा। तो अभी देखिए, हम देखें आर्मेचर का टॉर्क,
तो क्या देखें, 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू PM और डिवाइड यही देखें। अब यदि ध्यान दो, 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू मैकेनिकल पावर क्या लिखेंगे जी, EB बाई EMF इंटू आर्मेचर करेंट डिवाइड बाई N का मतलब स्पीड। बात समझ में आई? तो अब यदि इसको आप डिवाइड कर दोगे 60 डिवाइड बाई 2 पाई को, तो हो जाएगा 9.55 9.55 इंटू EB IA डिवाइड बाई N 9.55, हाँ 9.55 आर्मेचर टॉर्क। इसको घेरा मारिए, याद रखिएगा। आया समझ में? कैसे आया? नहीं याद रहेगा तो ये याद रहेगा हमारे लिए, इसको भी लिख लेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर्मेचर का टॉर्क, है ना, ये वाला, ये दोनों याद रखना है। तो इस आधार पे हम जब आगे चलेंगे तो आर्मेचर का जो टॉर्क है ध्यान से देखना है। तो 60 डिवाइड बाई 2 पाई ईबी को तोड़ेंगे P φ Z N डिवाइड बाई 60A इंटू इंटू ईबी को तोड़े हैं, क्या बच गया? आर्मेचर का करंट बच गया, और क्या बच गया? स्पीड बच गया। क्या लिख सकते हैं ऐसे? EB मतलब बैक EMF का फार्मूला मालूम है, P φ ZN डिवाइड बाई 60A। P दैट मीन्स पोल, फाई दैट मीन्स फ्लक्स पर पोल, और Z का मतलब क्या हो गया? आर्मेचर का कंडक्टर, N का मतलब स्पीड, A का मतलब पैरेलल पाथ, किस टाइप का वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है या लैप वाइंडिंग है। तो यदि यह चीज आप जानते हैं तो इसको पुट कर देना है। जैसा ही पुट करिएगा तो यह जो आर्मेचर का टॉर्क है इंडिपेंडेंट हो जाएगा स्पीड से। तो ऐसा समझ में? और क्या होने वाला है, यह 60 से यह 60 भी कट जाने वाला है। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो जो बचा है उसको लिख दो। तो आर्मेचर का जो टॉर्क होगा 1/2 पाई 1/2 पाई इंटू इंटू P मैंने पोल, क्या बचा? Z और डिवाइड बाई A। आया समझ में? ये सारा चीज। अब आइए यहां से क्या बचेगा? अब जो बचेगा फ्लक्स और बचेगा आर्मेचर करंट। बचा। इसको कोस्ट में हम इसीलिए लिख लिए हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 पाई यानी कांस्टेंट टर्म है। P मतलब पोल, जब मशीन डिजाइन करिएगा तो आपको फिक्स हो जाएगा, वो भी स्टार्टिंग में ही 2 पोल का होगा कि 4 पोल का मशीन होगा कि 6 पोल का कि 8 पोल का, ऐसा नहीं है कि लोड दिए हैं, है ना, पोल अभी डिजाइन कुछ किए हैं, लोड देंगे तो पोल घट जाएगा बढ़ जाएगा, नहीं। लोड दो या ना दो, जो मोटर तुम कंस्ट्रक्ट कर दिए हो, लोड बढ़ने से लोड घटने से उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, चेंज नहीं होने वाला, दैट मीन्स वो भी कांस्टेंट। जेड, जब मशीन निर्माण कर दिए हो, कंडक्टर स्टार्टिंग में ही बांध दिए हो, उसमें लपेट दिए हो कि कितना कंडक्टर लगेगा, लोड बढ़ाइए लोड घटाइए, मशीन चालू करिए ना करिए, कंडक्टर की संख्या घटने बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए वो भी कांस्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे। थर्ड पॉइंट यह देखेंगे, ए पैरेलल पाथ, जब मशीन हम बांधेंगे, मशीन का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे,
तो उसी समय हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का मशीन हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अधिक वोल्टेज चाहिए कि अधिक करंट चाहिए, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको बाइंडिंग करना होता है कि लैप बाइंडिंग करेंगे कि बेह बाइंडिंग करेंगे, वो भी फिक्स हो गया, चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए ये सारा टर्म को हम कांस्टेंट मानेंगे और सभी को एक जगह रखेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर अब ये लिखिएगा कि आर्मेचर का जो टॉर्क हो गया, इन सभी को हम कांस्टेंट कर देंगे के, और क्या लिख देंगे, फाई इंटू आई ए। लिखते चलना है। वेयर वेयर के इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होगा, पी जेड डिवाइड बाई 2 पाई ए। बात समझ में आया कि क्या क्या है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, दैट मीन्स नियतांक। चीजें समझ में आ रही है आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला इक्वेशन 1 2 बनाए थे, इसको इक्वेशन 3 बनाइएगा, इसको इक्वेशन 3 बनाइएगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, ये पहले बताइए। हम बहुत रिलैक्स मोड में, बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं हर हमेशा, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये सब जो है हमारा, ये कांस्टेंट है, ये दिया हुआ रहेगा, इसलिए डरना वरना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो टॉर्क जो हो गया वो के इंटू फाइव इंटू आई ए। अच्छा, अब आप ये नहीं पूछेगा कि सर फाइव आई ए को कांस्टेंट नहीं रखें, नहीं। आई मतलब आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट जो होता है लोड के साथ वो वेरी करता है। लोड बढ़ा देंगे आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, लोड घटा देंगे आर्मेचर करंट घट जाएगा। घटने बढ़ने का लोड का सेंस समझ रहे हैं। लोड समझ में नहीं आता है मैकेनिकल लोड, तो आप ऐसा समझ लीजिए, तुरंत दिमाग में लगाइए कि हम अपने घर का गेहूं को आटा में बदलना है। घर से गेहूं ले जाते हैं, आटा पिसाने जाते हैं। हालांकि आटा पिसाने बोल देते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं है, गेहूं को पिसाना पड़ता है, नहीं है, और वो आटा का निर्माण करता है। तो उस जब चक्की में जाइएगा, मिल के पास जाइएगा, फ्लोर मिल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बड़ा वाला हो जाता है तो फ्लोर मिल कहलाता है। आटा चक्की का यदि मिल में जाइएगा तो वहां देखिएगा मोटर चल रहा है, मोटर के शाफ्ट पे एक पुल्ली है, उस पुल्ली से बेल्ट लगा करके आपको एक चक्की वाला अलग बैठा हुआ रहता है ना, तो चक्की हम लोग बोलते हैं। उस पर भी एक शाफ्ट लगा हुआ, उसके अंदर में चक्की है, और उसके ऊपर पे इस तरह से गोल टाइप का है। उसमें हम क्या करते हैं, गेहूं को डाल देते हैं। जैसे ही गेहूं को डालेंगे, दैट मीन्स लोड पे आ गया, मोटर किस चीज पे आ गया, लोड पे आ गया। तो जैसा ही लोड पड़ेगा, लोड कहने का मतलब समझ गया, लोड पड़ेगा तो आर्मेचर का करंट बढ़ेगा। अब क्या है कि नहीं डाले हैं उसमें गेहूं, तो मशीन का दिखेगा आवाज अलग रहेगा, स्पीड अलग होगा, ठीक है। ये सब आपको समझना होगा। तो नो लोड पे आर्मेचर करंट जैसे वैसे रहेगा, लोड बढ़ जाएगा आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। तो हम उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं, इसीलिए उसको हम अलग रखे हैं। अब ध्यान देखिएगा, करंट से रिलेटेड फ्लक्स है, आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में करंट जाएगा तो उस कंडक्टर में फ्लक्स डेवलप होगा। करंट ज्यादा जाएगा, ज्यादा फ्लक्स डेवलप होगा, करंट कम जाएगा, कम फ्लक्स डेवलप होगा। दैट मीन्स करंट और फ्लक्स दोनों वेरिएबल टर्म है, दोनों वैरी करेगा, दोनों निर्भर करेगा लोड पे। आया समझ में, इसलिए दोनों को अलग रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसी को यदि हम प्रोपोर्शनल टर्म में लिख दें तो फाइव इंटू आई लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए, हम जितना भी पढ़ाते हैं नोट्स बना के चलिए और समझते चलिए। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं जी, फार्मूला बेस्ड, है ना। आइए, ये आपका हो गया टॉर्क इक्वेशन। क्या हो गया, टॉर्क इक्वेशन किसका, मोटर का। तो टॉर्क जो है याद रखिएगा, वह प्रोडक्ट है किसका किसका, तो आर्मेचर करंट का और फ्लक्स का सीधा समानुपाती होता है ना। ये क्या है, टॉर्क है। कैसा टॉर्क है जी, मोटर का टॉर्क है ना। लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा, टी ए इज इज ए टॉर्क
ऑफ मोटर, टॉर्क ऑफ मोटर, है ना, ये क्या हो गया, मोटर का टॉर्क हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, है ना। आर्मेचर करंट और फ्लक्स दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, और क्या है, सीधा समानुपाती, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, लैंग्वेज तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, टी इज ए टॉर्क ऑफ मोटर इज प्रोपोर्शनल टू इज प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स पर पोल। मतलब ये हो गया, है ना। मोटर का जो टॉर्क होता है, लिख सकते हैं, मोटर का टॉर्क 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 का टॉर्क आर्मेचर का आर्मेचर आर्मेचर का मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट आर्मेचर करंट और और फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल के गुणन गुणनफल गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, होता है। नोट करिए, सीधा समानुपाती होता है। मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट और फ्लक्स पर पोल के गुणनफल के सीधा समानुपाती है। हम इसका, है ना, ये मान के चलिए चौथा इक्वेशन है, मान के चलिए क्या है, चौथा इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब आइए, अब देखिए, इस टॉर्क से हम रिलेटेड करेंगे, हमारे पास कौन कौन सा मशीन है। तो सीरीज मोटर है और शंट मोटर है। तो सीरीज मोटर पर टॉर्क का आर्मेचर करंट के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, और शंट मोटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों को हम लोग देखेंगे। सीरीज मोटर, शंट मोटर का टॉर्क के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए आगे चलें अब हम लोग। अब हेडिंग लगाएंगे, फोर फोर सीरीज मोटर। दो को कंडीशन लिखिएगा। नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे, है ना। फर्स्ट, इन केस ऑफ सीरीज मोटर, मैंने हम यह देखना चाहेंगे कि सीरीज मोटर के केस में टॉर्क क्या करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए
कि कोई भी मोटर में है ना, सीरीज मोटर की खासकर बात करते हैं, सेचुरेशन एक टर्म आपको समझाए थे, है ना। सेचुरेशन के पहले सेचुरेशन के बाद क्या स्थिति होगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, इन केस ऑफ सीरीज मोटर में लिखेंगे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट बिफोर सेचुरेशन। बिफोर सेचुरेशन मतलब संतृप्त होता है ना, सेचुरेशन के पहले। सेचुरेशन टर्म को पहले समझ लीजिए, सेचुरेशन क्या है आपको हम सिंपल सा भाषा में बता देते हैं, है ना। मान के चलिए कि करंट है, हम करंट को बढ़ाएंगे, आपको मालूम है कि ये कंडक्टर है, इसमें आप करंट दीजिएगा तो फ्लक्स आएगा। 1 एम्पियर दिए हैं तो 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ फ्लक्स हो रहा है। 2 एम्पियर दिए हैं, 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ फ्लक्स होगा। 3 एम्पियर, 3 एम्पियर के अकॉर्डिंग होगा। उसी प्रकार से आप करंट की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ फ्लक्स भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। एक टाइम आएगा ऐसा कि आप करंट की वैल्यू कितना भी क्यों ना बढ़ाइए, अब फ्लक्स बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें वही उतनी शक्ति है कि हम उतने तक रेसिस्ट कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। अब हम बढ़ा नहीं पाएंगे भैया, तुमको जितना मन है दो, अब हमारे से ज़्यादा शक्ति है ये नहीं है। आ रहा है समझ में? मान के चलिए कि 5 एम्पियर तक करंट देते गए, बढ़ता गया, जैसे ही 6 एम्पियर दे रहे हैं करंट, ये अब सुस्त हो गया, मतलब अब ये फ्लक्स बढ़ाने का सक्षम नहीं है। मतलब हम बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे वह वैल्यू सेचुरेट कर गया, है ना, मतलब जिस मान पे अब फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, उस पॉइंट को बोलेंगे सेचुरेशन पॉइंट, है ना। मतलब सेचुरेट कर गया, संतृप्त कर गया, अब कोई फायदा नहीं है, तुम बढ़ाओ तो और ना बढ़ाओ तो अब कोई फायदा नहीं है। आ रहा समझ में? सेचुरेशन उसी पॉइंट को बोलते हैं, है ना। सेचुरेशन टर्म समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो वो यही बात हम यहाँ पर करेंगे कि अच्छा, शुरू में हम करंट की वैल्यू बढ़ा रहे थे, फ्लक्स की भी वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टर्म में अब है क्या कि करंट कितना भी बढ़ा, फ्लक्स बढ़वे नहीं करेगा, दैट मीन्स सेचुरेट कर गया। क्या बोलेंगे कि वो सेचुरेट कर गया। क्या कर गया? सेचुरेट कर गया। तो सेचुरेशन के पहले का स्थिति हम जानना चाहेंगे, है ना। तो सेचुरेशन के पहले जो होगा, अब ध्यान से देखिएगा, सेचुरेशन के पहले सेचुरेशन के पहले का स्थिति क्या है कि करंट बढ़ाइए फ्लक्स बढ़ेगा। आ रहा समझ में? मतलब करंट और फ्लक्स में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसा रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यदि यह कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, तब आप टॉर्क भी समझ जाइएगा। तो आर्मेचर का टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आई है। तो फाई के जगह आर्मेचर करंट दे देंगे, और पहले से भी गाँव आर्मेचर करंट है तो आर्मेचर करंट का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा कि सेचुरेशन के पहले आर्मेचर करंट, है ना, स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टॉर्क का, यानी कि टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट होगा, है ना, स्क्वायर से बढ़ेगा। लेकिन लेकिन अब हम देखें कि जैसा ही सेचुरेट कर गया, है ना, ये पहला हो गया बिफोर सेचुरेशन, सेचुरेशन का पहले। आफ्टर सेचुरेशन अब जो होगा फाई जो होगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। ये क्या होगा? आफ्टर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन। सेचुरेशन के बाद का स्थिति, सेचुरेशन का बाद में समझ रहे हो, करंट बढ़ाएं बढ़ गया फ्लक्स, करंट बढ़ाएं बढ़ गया फ्लक्स, करंट बढ़ाएं बढ़ गया फ्लक्स। करंट बढ़ा रहे हैं, ये बढ़वे नहीं करेगा, मतलब ये फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। कब? जहां तक बढ़ रहा था बढ़ने दो, बढ़ने दो। जैसे सेचुरेशन का कंडीशन आ जाएगा, अब बढ़ेगा ही नहीं, तो नहीं बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट हो गया। ये कब हुआ? सेचुरेशन के बाद। सेचुरेशन के पहले तो बढ़ ही रहा था, दोनों में मित्रवत व्यवहार था, बोल रहा था कि चलो, कहता हाँ चलो, नहीं चलो नहीं चलो, खेलने चलो खेलने चलो, है ना। अब कहता कि नहीं चलो ना भाई खेलने, कहता हम जेबे नहीं करेंगे, अब ताकत है ये नहीं है। आ रहा है समझ में? मतलब क्या कर गया? वो सेचुरेट कर गया। तो सेचुरेशन के बाद वह फ्लक्स क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, करंट कितना बढ़ाओ हमको कोई मतलब नहीं, कोई दोस्ती नहीं। तब टॉर्क बोलता है कि ठीक है, आप तो जानबे करते हो, तुम लोग को तो पता ही है कि टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आर्मेचर का करंट होता है। अभी जैसा ही ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो टॉर्क बेचारा बोलेगा कि ठीक है, तुम हमसे दुश्मनी करिए लिए हो, कांस्टेंट हो गए हो, तो लाओ हम आर्मेचर करंट के खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे।
आया समझ में? तो क्या हो गया, टॉर्क जो हो गया वो आर्मेचर करंट के सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये कंडीशन पूछता है, इसका मतलब ध्यान से देखो गौर से कि सीरीज मोटर के केस में टॉर्क करंट के आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और आर्मेचर करंट का स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि कौन मारे, तो जो ठीक ढंग से नहीं पढ़िएगा और ना समझिएगा उनके लिए आफत है। अब रटना मारे पड़ेगा, तो उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, यह पॉइंट समझना पड़ेगा, यह पॉइंट समझना पड़ेगा, यह पॉइंट ऑब्जेक्टिव में ये जरूर लगा के देगा, आफ्टर सेचुरेशन और बिफोर सेचुरेशन, तब यह कंडीशन करेगा। आया समझ में? तो बहुत ही अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, तो जल्दी से उसको नोट करिए। तो आइए केस फर्स्ट देख लिए सीरीज मोटर के लिए, अब हम केस दो देखेंगे, केस टू। केस टू किसके लिए, सीरीज मोटर पढ़ लिए, तब संट मोटर के लिए, फोर फोर संट मोटर, संट मोटर। ना इसको पढ़िएगा तो ये रूस ना जाएगा जी, बोलेगा कि अच्छा सीरीज से ही खाली दोस्ती करोगे हमसे नहीं, एग्जामिनर कहेगा लाओ इसी से क्वेश्चन दागो, है ना। इसको रूसने नहीं देना है, इससे भी प्यार मोहब्बत करना है ना। आइए, तक संट मोटर में क्या होता है, ये तो बिंदास मोटर है, संट मोटर क्या है, बिंदास है। संट का करंट, ध्यान से देखिएगा, संट का करंट कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इधर बता रहा हूँ। संट का जो करंट है संट मोटर में, ये वोल्टेज टर्मिनल का सप्लाई वोल्टेज और संट रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। ये वोल्टेज फिक्स रहता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स होता है, और रेसिस्टेंस भी आपका फिक्स होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, दैट मीन्स कांस्टेंट हो गया। आया समझ में? तो इसीलिए जैसे ही संट करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका जो फ्लक्स होगा, संट का जो फ्लक्स होगा ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं है, लोड से कोई मतलब नहीं है। तो संट मोटर में फ्लक्स क्या होता है जी, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट आपका क्या हो चुका है, सॉरी आर्मेचर करंट नहीं जी, संट फील्ड का करंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, इसीलिए इसी से निर्माण न होगा इसके फ्लक्स का, तो ये भी बेचारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि रुक गया। तब बोलता है टॉर्क कि ठीक है, जब तुम कांस्टेंट हो गए हो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल रहेंगे। दैट मीन्स आर्मेचर करंट बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे, वो घटेगा तो घटेंगे, ये रुस जाएगा तो ये भी रुस जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुसने वाला बात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या बात होना चाहिए, घटने बढ़ने वाला बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि ये इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी बेचारा डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। आया समझ में? ये आपका टॉर्क का रिलेशन हम बता दिए। अभी कहाँ का टॉर्क हम देखें, सिर्फ आर्मेचर का टॉर्क देखें। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं तो जल्दी से उसको नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया होगा तो आगे बढ़े, आगे चले, नोट करिए। आइए, अब हेडिंग लगाएंगे टॉर्क का, शाफ्ट टॉर्क। हेडिंग लगाइए, शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क को लिखेंगे TSHFT, है ना, शाफ्ट के पास हमको टॉर्क चाहिए। कहाँ के पास टॉर्क चाहिए, शाफ्ट के पास। तो बोलेगा ठीक है टॉर्क, टॉर्क बोलता है ठीक है हम टॉर्क हम दे देंगे, जहां पर बोलोगे हम वहां पर चल जाएंगे, लेकिन इसका दोस्त कौन है, इसका दोस्त है पावर और स्पीड। तो बोलेगा ठीक है शाफ्ट का पावर दो तुम और शाफ्ट का स्पीड दो, हम टॉर्क दे रहे हैं तुमको। द टॉर्क
है ना। ये टॉर्क हमको क्या पूछ रहा है, ये शाफ्ट का पूछ रहा है। शाफ्ट का टॉर्क ही क्या होता है, वर्किंग टॉर्क होता है, यूजफुल टॉर्क होता है। ठीक है, शाफ्ट टॉर्क से ही आप क्या करिएगा, काम करिएगा, आर्मेचर टॉर्क से नहीं, याद रखिएगा। शाफ्ट पर जहां पर ये घूमेगा, जहां पे पुल्ली पे आपका बेल्ट से पावर बाहर ले जाइएगा, उसी को बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें लिख लीजिए, द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, या यूजफुल वर्क इज नोन एज शाफ्ट टॉर्क। नोट करिए। अवेलेबल डूइंग, डूइंग फॉर यूजफुल वर्क। तो यह जो टॉर्क हमको देगा, यह जो टॉर्क देगा वो कैसे देगा, टॉर्क शाफ्ट का, शाफ्ट का है ना, क्या लिखेंगे, पावर लिखना है ना, 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू पावर डिवाइड बाई स्पीड। तो कहाँ का पावर चाहिए जी, शाफ्ट का। कहाँ का पावर चाहिए, शाफ्ट का। शाफ्ट का पावर दे दोगे तो शाफ्ट का टॉर्क मिल जाएगा आपको। आया समझ में, और स्पीड भी आपका शाफ्ट का ही होना चाहिए। तो ये निकल गया आपका शाफ्ट का टॉर्क, शाफ्ट का टॉर्क, नोट करिए। इसको यदि आप डिवाइड करके लिखिएगा तो डायरेक्ट ये भी याद रखना, कभी कभी 9.55 इंटू पी शाफ्ट डिवाइड बाई स्पीड इंटू पी शाफ्ट। आया समझ में। अब देखिएगा, इस पावर को यदि हम लिखने का प्रयास करें तो पावर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना हम ऐसे, 2 पाई डिवाइड बाई 60 n, सॉरी 2 पाई n, है ना, डिवाइड बाई 60 इंटू टी लिख सकते हैं ना। हाँ, अब आइए, अब हम देखेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि मोटर का जो पावर होता है ना, bhp में निकाला जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो bhp का यदि टर्म हम वो लिखे, है ना, पावर को यदि हम bhp के टर्म में लिखना चाहेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर, तो क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन में हम 2 पाई n डिवाइड बाई 60, है ना, इंटू टी, और डिवाइड कर देंगे 746 से, है ना। तो यहाँ पर जो आपको पावर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर। नोट करिए, bhp क्या है जी, ब्रेक हॉर्स पावर है, ब्रेक हॉर्स पावर।
तो ब्रेक हॉर्स पावर कहाँ पर मिलता है आपको, यानी यहाँ पर शाफ्ट का टॉर्क रहना चाहिए। ब्रेक हॉर्स पावर जब भी मिलेगा आपको, शाफ्ट के पास पावर मिलेगा, है ना, ब्रेक हॉर्स पावर, उसी टाइम में आपको जो टॉर्क मिलेगा वह टॉर्क शाफ्ट का ही टॉर्क होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि एक, तो bhp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 पाई n डिवाइड बाई 60 इंटू टी शाफ्ट डिवाइड बाई 746। यानी जो पावर निकाल के लाइए उसमें 746 से भागा दे दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाएगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 HP, या इसको सीधा सीधी bhp ना लिखे सिर्फ HP भी लिखा जाता है, 1 HP का मोटर है कि 2 HP का मोटर है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ये तो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, ठीक है, नोट कर लीजिए सबको। ये हो गया आपका शाफ्ट टॉर्क, ये हो गया आपका शाफ्ट का टॉर्क, नोट करिए। बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे लॉस टॉर्क। क्या लिखेंगे, लॉस टॉर्क। कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है, लॉस टॉर्क, टी लॉस। कुछ नहीं करेंगे, ये क्या है, लॉस टॉर्क है। तो लॉस टॉर्क कैसे निकालिएगा, क्या लिखे थे, 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू पावर, जो यहाँ पर लिखेंगे लॉस वाला पावर लिख लीजिएगा, और डिवाइड बाई स्पीड कर दीजिएगा, कुछ नहीं है। ये सारा ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। पी लॉस। अब पावर लॉस कैसे निकालिएगा, पावर का जो लॉस हुआ वो कैसे निकलेगा आपको, तो पावर का जो इनपुट इनपुट जो पावर दे रहे हो ना, उसमें से आप आउटपुट पावर घटा दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट, आउटपुट को घटाइएगा, लॉस मिल जाएगा, लॉस वहां पुट कर दीजिएगा, आपको लॉस टॉर्क मिल जाएगा। आया समझ में, नोट करिए। या ऐसे निकालिएगा इस फार्मूला से, और नहीं तो डिफरेंस कर देना है, किसका डिफरेंस कर देना है, तो डिफरेंस कर देना है आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट का टॉर्क, है ना, इन दोनों को डिफरेंस करिएगा। क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कर देना है आर्मेचर टॉर्क को और शाफ्ट पर का टॉर्क को, तब आपको क्या मिल जाएगा, लॉस टॉर्क मिल जाएगा। इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यह देखिए, जनरली वे में ये देखिए, जनरली वे में ये देखिए कि आपके पास जो सीधा सीधी ये देखिए नोट फॉर्म में, कि जो टॉर्क का जो फार्मूला आया वो क्या आया, तो 60 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू इंटू ई बी इंटू आई ए और डिवाइड बाई एन। इसी को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो 9.55, है ना, ई बी आई ए डिवाइड बाई, आया समझ में, मेन फार्मूला आपका ये हो गया। तो नोट कर लेंगे इन सारे चीज़ों को। इस प्रकार से आपका टॉर्क समाप्त होता है, और टॉर्क का मोटे मोटे, है ना, तौर पे, है ना, यही कॉन्सेप्ट है और यही फार्मूला है। कुछ है नहीं, बस याद रखना सिंपल वे में, टॉर्क निकालना है, पावर और स्पीड का कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। समाप्त करने के पहले मैं स्लाइड को फिर से दिखा दूंगा आप लोग को, देख लीजिए आज क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। टॉर्क का इक्वेशन हम लोग बेसिक इक्वेशन इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। पहले स्लाइड में समझा गया है, आपको समझा दिया गया है। सेकंड स्लाइड पर हम लोग आएंगे, और टॉर्क का इक्वेशन जनरल टॉर्क इक्वेशन हो गया। अब उसी टॉर्क इक्वेशन को हम आर्मेचर में ले चलेंगे, आर्मेचर टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे। आर्मेचर टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पर आर्मेचर का पावर चाहिए, यहाँ पर जो आर्मेचर का पावर है वो मैकेनिकल फॉर्म में है, इसलिए PM लिख दिए हैं, ठीक है।
और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपको मैकेनिकल पावर का वैल्यू पुट कर देना है, आगे बढ़ जाएंगे, कट छट होगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जब इस प्रकार से आएगा तो आपको मालूम होगा कि आर्मेचर का जो टॉर्क है वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, सीधा समानुपाती होता है ना, परिभाषा के रूप में ये हो जाएगा। और उसके बाद दो केस आएगा, एक सीरीज मोटर का केस आएगा, सेचुरेशन का पहले का स्थिति देखेंगे, सेचुरेशन का बाद की स्थिति देखेंगे कि आर्मेचर करंट और टॉर्क में कैसा रिलेशन है। इन दोनों के बाद फिर हम शंट मोटर में आ जाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या स्थिति हो रही है टॉर्क और आर्मेचर करंट में। इस प्रकार से आप टॉर्क को समझ गए, उसके बाद शाफ्ट वाला टॉर्क को समझ गए, है ना, उसके बाद आप लॉस वाला टॉर्क को समझ गए। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आपको टॉर्क अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। धीरे धीरे आपका क्लास चलता रहेगा। कुछ क्लास डिसकंटिन्यू हुआ है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और जल्दी से हम पूरे टेक्निकल को समाप्त करने वाले हैं, है ना। अभी फिलहाल आपका मोटर समाप्त होगा, एक दो क्लास और चलेगा। जितना भी यूजफुल है हम उतना ही का बात करेंगे, ऐसे इसमें हम और डिटेल बता सकते हैं, लेकिन उतनी का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मशीन में सीधा डीसी मशीन में और एसी मशीन में वाइंडिंग से क्वेश्चन करेगा, डीसी मशीन में वाइंडिंग से क्वेश्चन करेगा। तो वाइंडिंग हम पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन भी करवाएं और करवा देंगे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। क्लास कैसा लग रहा आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।